सभी को नमस्कार। बच्चों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अनुपमा कपूर में। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि आपकी परीक्षा तक हम एक श्रृंखला चलाएंगे अभ्यास प्रश्न पत्रों की। तो 2 अभ्यास प्रश्न पत्र आप पहले से ही कर चुके हैं। उसी कड़ी में आज मैं तीसरा अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आई हूँ आपके सामने। इस प्रश्न पत्र को करके आप अपने आप से उन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मैं सारे प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी, लेकिन आप जब लिखित अभ्यास करेंगे तो उससे लाभ यह होगा कि आपका परीक्षा का डर समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आत्मविश्वास भी बढ़ेगा कि अब आप परीक्षा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो लिखित अभ्यास अवश्य कीजिए। अधिक समय न लेते हुए हम चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न पत्र। परंतु यदि उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबाइएगा ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंच सके, और हो सके तो इस वीडियो को लाइक व शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि इस अभ्यास प्रश्न पत्र में भी हमेशा की तरह ही सामान्य निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुसार 2 खंड हैं, खंड क और ख। खंड क में कुल 4 प्रश्न और ख में 5 प्रश्न दिखाई देंगे। तो इस प्रकार ये पूरा प्रश्न पत्र है। पहले आप जल्दी से इन सभी प्रश्नों पर नज़र डाल लीजिए ताकि आपको एक अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह का ये प्रश्न पत्र है। इसके बाद हम बारी बारी से हर प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आपने देखा कि जो पहला प्रश्न है उसमें 3 विषय दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक पर रचनात्मक लेखन लिखना है। मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता, लंबे समय के बाद स्कूल खुलना, या चौराहे के पास चाय की दुकान। तो अवश्य ही आप इस पर अपने आप से लेखन कर सकते हैं। और जो दूसरा है पत्र लिखने का, पहला तो संपादक के नाम पत्र है। चिकित्सकों के साथ बढ़ती दुर्व्यवहार की घटनाओं पर अपने विचार व्यक्त करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। अथवा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा मंत्री को धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो बच्चों, आपको प्रारूप अच्छी तरह से आता ही है, ये आप पहले से जान चुके हैं। और आपको मालूम है कि ऊपर और नीचे की बातें सारी समान रहती हैं, केवल बीच में विषय वस्तु के अंदर हमें थोड़ी सी सामग्री बदलनी होती है, जिसे कि आप आसानी से स्वयं कर सकते हैं। अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यहाँ से हमारे पाठ्यक्रम के वे हिस्से शुरू होते हैं जो कि आपने अभिव्यक्ति और माध्यम में पढ़े हैं। प्रश्न संख्या 3, इसका क भाग है कि कहानी क्या है, इसके प्रमुख तत्व कौन से हैं। तो बच्चों, कहानी क्या है, आप इसकी परिभाषा जानते हैं कि किसी भी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा ही कहानी कहलाता है, जिसमें परिवेश, द्वंद्वात्मकता और कथा का क्रमिक विकास हो, साथ ही साथ चरम उत्कर्ष का कोई बिंदु भी हो, उसे हम कहानी कहते हैं। इसके साथ ही पूछे गए हैं कि कहानी के तत्व कौन से हैं। तो तत्वों के विषय में आप पहले से जानते हैं। कथानक, द्वंद्व, देशकाल वातावरण, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, चरमोत्कर्ष और उद्देश्य, ये कहानी के तत्व होते हैं। एक बार बच्चों पुनः सुन लीजिए। कुल 7 ही तत्व हैं। कथानक, द्वंद्व, देशकाल वातावरण, और उसके बाद पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद, भाषा शैली, चरमोत्कर्ष और उद्देश्य। केवल 3 अंक का है ये प्रश्न, इसीलिए हमें बहुत अधिक विस्तार में देने की आवश्यकता नहीं है। 1 अंक परिभाषा का होगा और बाकी 2 अंक तत्वों के होंगे। आगे अथवा के बाद जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, नाटक में समय के बंधन का क्या महत्व है। तो इसका उत्तर होगा कि समय के बंधन से अभिप्राय है एक निश्चित समय में निश्चित स्थान पर नाटक को पूरा किया जाना। क्योंकि हम जानते हैं नाटक में प्रायः 3 अंक होते हैं और हर अंक की अवधि कम से कम
48 मिनट की रखी जाती है तो निश्चित समय पर नाटक को पूरा कर देने को समय का बंधन कहते हैं, क्योंकि चाहे नाटक भूतकाल का हो या भविष्यकाल का, लेकिन खेला तो वह वर्तमान में ही जाना है और एक निश्चित समय के अंदर अंदर मंच पर उसको पूरा दर्शा दिया जाना है। तो यही समय का बंधन है, क्योंकि यदि नाटक बहुत अधिक लंबा हो जाएगा या बहुत अधिक छोटा होगा या टुकड़ों में दिखाया जाएगा तो वह अपना अर्थ खो देगा। नाटक को हम कहानी की तरह कई टुकड़ों में बांट करके नहीं देख सकते, इसीलिए इसमें समय के बंधन का बहुत अधिक महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी में चरमोत्कर्ष का क्या स्थान है? चरमोत्कर्ष यानी क्लाइमैक्स, यह वह बिंदु होता है जहां पहुंचकर कहानी समाप्त हो जाती है, पूरी हो जाती है, और इसका बहुत अधिक महत्व है क्योंकि यहाँ पहुंचकर कहानीकार पाठकों को स्वयं सोचने के लिए, स्वयं निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ पाठकों को इतनी स्वतंत्रता मिलती है कि वे स्वयं अपने निष्कर्ष निकाल सकें और इस प्रकार कहानी कुछ सोचने के लिए विवश करती हुई पूरी होती है। अगला प्रश्न है, नाटक का सबसे सशक्त माध्यम संवाद है, कैसे? तो संवाद कहते किसे हैं? पात्रों की आपसी बातचीत को संवाद कहा जाता है। संवाद के बिना तो नाटक का काम चल ही नहीं सकता। अच्छा नाटक वही माना जाता है जिसके संवाद संक्षिप्त, रोचक, पात्रों के अनुकूल हो। तो एक अच्छा नाटक, एक सशक्त नाटक वही बनेगा जिसके संवाद लिखे हुए से शुरू हो करके अनलिखे तक, अनकहे तक जाएं। यानी नाटकों के अंदर संवाद जब बोले जाते हैं तो वे बहुत सी ऐसी बातें भी दर्शा देते हैं जो कि कही नहीं गई। उदाहरण के तौर पर स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त कहता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। तो इसी एक संवाद से ही वह अनगिनत संभावनाओं को उजागर कर देता है। इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। उसका क भाग दिया गया है चौथे प्रश्न का कि मीडिया की भाषा में बीट से क्या आशय है? तो बीट से आशय है कार्यक्षेत्र, क्योंकि संवाददाताओं के बीच में उनकी रुचि और अनुभव को ध्यान में रखते हुए कार्य का विभाजन किया जाता है। तो किस संवाददाता को किस क्षेत्र से संवाद लेकर आने, किस क्षेत्र से रिपोर्टिंग करनी है, खबरें लानी है, यह सब उसकी बीट पर ही निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि किसी की बीट खेल है तो वह खेल जगत की ही खबरें लाकर देगा। किसी की यदि बीट फैशन है तो वह फैशन जगत से संबंधित सभी खबरों को ही जुटाएगा। तो इस प्रकार बीट मीडिया की भाषा में कार्य क्षेत्र को ही कहा जाता है। अथवा के बाद प्रश्न दिया गया है, पत्रकारीय विशेषज्ञता से क्या अभिप्राय है? बच्चों आप समझ पा रहे हैं, पत्रकारीय यानी पत्रकारों के लिए है ये, समाचार पत्रों के अंदर, और विशेषज्ञता का अर्थ क्या है? एक विशेष ज्ञान होना। तो जब पत्रकार किसी क्षेत्र का व्यावसायिक प्रशिक्षण लिए बिना भी सूचनाओं को इतनी सहजता के साथ, इतनी अच्छी तरह से व्याख्या करके पाठकों के समक्ष रखते हैं कि पाठकों को उस सूचना का पूरा पूरा अर्थ समझ में आ जाए, उसके मायने अच्छी तरह से उन्हें समझ में आ जाए, इसे हम बोलते हैं पत्रकारीय विशेषज्ञता। पत्रकारीय विशेषज्ञता तभी प्राप्त होती है जब पत्रकार अपने क्षेत्र की सही सही जानकारी रखें, उससे संबंधित विभिन्न पुस्तकें पढ़ें, अपडेट रहें, विभिन्न सरकारी गैर सरकारी संगठनों से जुड़े रहें, कठिन बातों के लिए शब्दकोश का सहारा भी लें, वे स्वयं सक्रिय रहें और अपने क्षेत्र में पूरी पूरी दिलचस्पी रखें। तो इससे वे विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। यानी पत्रकारी विशेषज्ञता हुई पत्रकारों के लिए अपने क्षेत्र में विशेष ज्ञान अर्जित करना। अगला प्रश्न है, लेखन क्या है, इसका दायरा कहाँ तक सीमित है? बच्चों लेखन तो
किसी भी विषय पर हो सकता है, परंतु आपके पाठ्यक्रम में वैसे पत्रकारीय लेखन है तो यहाँ पत्रकारीय शब्द छुटा हुआ है, पत्रकारीय लेखन ही होना चाहिए था। पत्रकारीय लेखन से अभिप्राय है कि समाचार पत्रों में जो विभिन्न विषयों पर लिखा जाता है उसे पत्रकारीय लेखन कहते हैं। परंतु यदि केवल लेखन शब्द आएगा तो उस स्थिति में आप ये सोच सकते हैं कि विभिन्न संचार के माध्यमों के लिए, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्रों आदि के लिए, ये सामान्य तौर पर बात पूछी गई है। तो विभिन्न संचार माध्यमों के लिए लिखना जिसमें कि लेखक अपने ज्ञान, अपनी रुचि, अपने अनुभव का प्रयोग करता है, वह लेखन है। और इसका दायरा किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अपितु इसमें विभिन्न क्षेत्र शामिल हो सकते हैं, जैसे कृषि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल, फैशन, आर्थिक, राजनीतिक, यानी कितने ही क्षेत्र इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। अथवा के बाद अगले प्रश्न की ओर देख चलते हैं हम। लेख और विशेष रिपोर्ट में क्या अंतर है? तो लेख हम उसे कहते हैं जो कि संपादकीय पृष्ठ पर वरिष्ठ पत्रकार और विषय विशेषज्ञ लिखते हैं। वे किसी भी विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं और लेखक के विचारों को इसमें प्रमुखता दी जाती है, जिससे कि वह तर्कों और तथ्यों के साथ स्पष्ट करता है। वह अपनी बात को तथ्यों से परिपुष्ट करके अपनी राय रखता है, तो उसे हम बोलते हैं लेख। जबकि विशेष रिपोर्ट क्या है? जब कभी किसी सामान्य विषय से हटकर विशेष विषय पर विशेष जानकारी और गहन छानबीन के बाद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, जिसमें कि उस विषय की व्याख्या होती है, विश्लेषण होता है, तब विशेष रिपोर्ट दी जाती है। तो इस प्रकार लेख और विशेष रिपोर्ट में अंतर यही हुआ, क्योंकि लेख संपादकीय पृष्ठ पर होते हैं, जबकि विशेष रिपोर्ट अवश्य नहीं कि वह संपादकीय पृष्ठ पर ही हो। और लेख में उस विषय का केवल ज्ञान होना, लेकिन साथ ही साथ अपनी राय भी रख सकना शामिल है। परंतु विशेष रिपोर्ट में उस विषय पर विशेष जानकारी होनी चाहिए और उस विषय की गहन छानबीन भी की जानी चाहिए। इस प्रकार ये दोनों आपस में थोड़ा सा अंतर रखते हैं। अब हम पहुँचे खंड दूसरे की ओर। जो दूसरा खंड दिया गया है ये हमारी पाठ्य पुस्तकों से संबंधित है। पहले अंतराभाग 2 के काव्य खंड पर आधारित 5वां प्रश्न है। इस प्रश्न में पूछा गया है, निम्न पंक्तियों में निहित काव्य सौंदर्य बताएं। भरत सौगुनी सार करत हैं, अति प्रिय जानी तिहारे, तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, मनहु कमल हिम मारे। आप बच्चों इस पंक्ति को सुनते ही तुरंत समझ गए होंगे कि यह गीतावली से उद्धृत और आपके पाठ्यक्रम में अंतराभाग 2 के अंदर तुलसीदास जी द्वारा रचित पद में संकलित है। यानी मूल रूप से यह गीतावली से है और अंतराभाग 2 में कहाँ पर है? ये पद के अंतर्गत संकलित है। और इसके कवि हैं तुलसीदास जी, जिसमें कि यहाँ कौशल्या माता यह बता रही है कि जो श्री राम जी के प्रिय घोड़े हैं उनकी हालत बुरी हो गई है और वह उन्हीं घोड़ों के बहाने से श्री राम को वापस अयोध्या बुलाना चाहती हैं। वह कहती हैं कि यद्यपि भरत 100 गुनी सार करत है, भरत 100 गुना ज़्यादा देखभाल करते हैं। सार मतलब देखभाल करते हैं। अति प्रिय जानी तिहारे, उन्हें तुम्हारा अत्यंत प्रिय जानकर। किन को प्रिय जानकर? घोड़ों को, कि ये घोड़े श्री राम जी के बहुत प्रिय थे। उन्हें तुम्हारा बहुत अधिक प्रिय जानकर 100 गुना ज़्यादा देखभाल करते हैं। तदपि दिन ही दिन होत झांवरे, झांवरे माने दुर्बल, कमज़ोर, तो भी ये दिनों दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। मनो कमल हिम मारे, मानो इनके ऊपर ठीक वैसे ही प्रभाव पड़ा हो जैसे कि कमल की पत्तियों पर पाला पड़ने से वे मुरझा जाती हैं। कमल
हिम मारे मतलब पाला पड़ जाना। जैसे पाला पड़ जाने से कमल की पत्तियां मुरझा जाती हैं, ठीक इसी प्रकार श्री राम के चले जाने से उनके अश्व भी बहुत अधिक दुबले हो गए हैं, मरियल हो गए हैं। अब उनका बचना बहुत कठिन है। तो ये तो मैंने अर्थ समझाया, लेकिन जब आप काव्य सौंदर्य लिखेंगे आपको दोनों चीजें देनी होंगी, पहली भाव सौंदर्य और फिर शिल्प सौंदर्य। भाव सौंदर्य में आप क्या बताएंगे? इन पंक्तियों में माता कौशल्या भरत के द्वारा घोड़ों की बहुत अधिक देखभाल किए जाने के बावजूद भी घोड़ों के दुर्बल होने की बात कर रही हैं, और इस बहाने से वह श्री राम को वापस अयोध्या में बुलाना चाहती हैं। और जब हम शिल्प सौंदर्य की बात करेंगे तो हमें कम से कम 3-4 बिंदु तो अवश्य बताने हैं। आप बताएंगे भाषा कौन सी है? सरल, सहज, सुबोध, ब्रज भाषा। दूसरा, यहाँ देखिए दिन ही दिन यानी अनुप्रास अलंकार हो गया, और मनऊ हिम मारे, कमल हिम मारे, मनऊ की वजह से कौन सा हुआ? यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। ऐसे ही सौगुनी सार करत हैं, सौगुनी और सार इन दोनों में स है शुरू में, इसलिए यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो यानी मैंने 3 अलंकार बता दिए, सौगुनी सार में अनुप्रास, दिने दिन में भी अनुप्रास, और मनऊ कमल हिम मारे में उत्प्रेक्षा अलंकार। और एक और चीज हमने बताई थी, भाषा सरल सहज सुबोध ब्रज भाषा है, और इसके अलावा माधुर्य गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है। तो इस प्रकार आप कोई भी 3-4 बिंदु ले सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। वृक्षों से पत्तियां और वनों से ढाक किस माह में गिरते हैं, उससे विरणी नागमती का क्या संबंध है? तो इसका उत्तर होगा वृक्षों से पत्तियां और वनों में ढाक फागुन माह में गिरते हैं। यह जायसी द्वारा रचित 12 मासा का जो चौथा पद्यांश है वहां से लिया गया है कि वृक्षों से पत्तियां और वनों में ढाक फागुन माह में गिरते हैं। इससे विरणी नागमती का संबंध यह है कि जिस प्रकार फागुन माह में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और पीले पत्ते वाली उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से यहाँ विरणी नागमती का शरीर भी पीला पड़ गया है। उसने भी अपनी सारी शोभा गिरा दी है, शोभा समाप्त हो गई है। और जिस प्रकार वनों में ढाक के गिरने पर फिर बाद में ऐसी आशा रहती है कि फागुन के बीते नई कोपलें आ जाएंगी, नई पत्ते आ जाएंगे, ऐसे ही विरणी नागमती भी चाहती है कि उसके पति वापस आ जाए और उसके जीवन का आनंद, रस, प्रेम सब वापस आ जाए। परंतु यहाँ अनिश्चय की स्थिति है कि वे कब वापस आएंगे, राजा रतनसेन कब तक आएंगे, यह विरणी नागमती नहीं जानती। इसीलिए इस माह में उसका विरह चरम सीमा तक पहुंच जाता है और अधिक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, फरह की कोदव बाली सुसाली पंक्ति में छिपे भाव को स्पष्ट करें। आप समझ चुके होंगे कि यह भरत राम का प्रेम में से लिया गया है, तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पंक्ति है। इस पंक्ति में ये कहा गया, भरत कहते हैं कि जिस प्रकार कोंदों की बाली में अच्छा धान पैदा नहीं हो सकता, अर्थात यदि पौधा खराब है तो उसके फल भी अच्छे नहीं होंगे, ठीक इसी प्रकार यदि मेरी माता कैकेयी बुरी हैं तो मैं अच्छा सदाचारी कैसे हो सकता हूँ। यानी मैंने अपनी माता को नीच कहा, बुरा कहा, तो ये सारे दुर्गुण तो मेरे ही हैं, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। यानी यदि माता बुरी है तो मैं भी अच्छा या सदाचारी नहीं हो सकता। तो यहाँ भरत की आत्मग्लानि स्पष्ट हो रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में लिखें। यानी 2-2 नंबर वाले ये प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, प्रेम के अनुभव को बताना कठिन क्यों है? तो प्रेम के अनुभव को बताना इसलिए कठिन है क्योंकि प्रेम का रूप कोई स्थिर नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है प्रेम अपना नया रूप धारण करता चला जाता है। तो वर्णन तो किसी ऐसी वस्तु का किया जा सकता है जो कि स्थिर हो। यहाँ जितनी देर में उसका वर्णन किया जाता है उतनी ही देर में वह कोई नया रूप धारण कर लेता है। इसीलिए
उसको बताना कठिन है। अगला प्रश्न, राधा प्राकृतिक सौंदर्य की किस प्रकार उपेक्षा करती है? तो विद्यापति के पद से ये लिया गया है। राधा प्राकृतिक सौंदर्य की उपेक्षा अपनी आंखों को बंद करके, कानों को ढक करके करती है, क्योंकि यहाँ विद्यापति जी कहते हैं कि अपने प्रियतम श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में राधा और कुछ न देखना चाहती है न सुनना चाहती है। उसे तो कमल के फूलों से भरा हुआ वन भी अच्छा नहीं लगता। वह ना तो फूलों की सुंदरता को देखना चाहती है, ना ही वह कोयल की कूक सुनना चाहती है, और ना ही भंवरों की गुंजार सुनना चाहती है। तो इस प्रकार वह उन सब से मुख मोड़ कर, अपनी आंखें बंद करके, कान बंद करके उनकी उपेक्षा करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। ये अब 3-3 अंक वाले प्रश्न आए। इसमें पहला है, अतीत का समूचा मिथक संसार की पोथियों में नहीं, इन रिश्तों की अदृश्य लिपि में मौजूद रहता है। इसका आशय स्पष्ट कीजिए। ये जहां कोई वापसी नहीं वाले पाठ में से लिया गया है, और इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि जो हमारा अतीत है यानी भूतकाल है, उसमें जितनी भी पौराणिक कथाएं, मान्यताएं थी, उनको खोजने के लिए हमें केवल पोथियों को यानी किताबों को नहीं पढ़ने की आवश्यकता, क्योंकि हमारे भूतकाल में, अतीत में जितनी भी हमारी मुख्य मुख्य बातें रही हैं, जिनसे कि हमारी संस्कृति बनती है, हमारी संस्कृति केवल किताबों में नहीं मिलती, अपितु वह तो हमारे रिश्तों में निवास करती है। भारत देश में लोग अपने रिश्तों को संजो करके रखते हैं, और रिश्तों में वह अदृश्य रूप में मौजूद रहती है, क्योंकि यहाँ लेखक ने यूरोप के साथ थोड़ी सी तुलना की है कि जैसे यूरोप की संस्कृति इतनी अधिक बदल चुकी है कि यदि पुरानी संस्कृति को देखना हो तो केवल संग्रहालयों में, म्यूजियम में ही देखा जा सकता है, परंतु भारत की संस्कृति को देखना हो तो वह हम अपने आपसी रिश्तों में देख सकते हैं, हम मनुष्यों में देख सकते हैं, क्योंकि वह हमारे अंदर संस्कार के रूप में है, हमारे रिश्तों के अंदर है। भले ही वह बाहर से दिखे ना दिखे, लेकिन अदृश्य रूप में वह अवश्य विद्यमान है। तो इस प्रकार भारतीय संस्कृति की बात की गई, जो कि मनुष्यों के साथ बहुत गहन रूप से जुड़ी हुई है, और इसी तरफ लेखक यहाँ संकेत करना चाहता है। अगला प्रश्न है, 4 हाथ लघु कथा का प्रतिपाद्य स्पष्ट करो। तो इसमें आप क्या बताएंगे? 4 हाथ लघु कथा पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण की ओर संकेत करती है। पूंजीवादी मजदूरों को पंगु बनाने के हर संभव उपाय करते हैं। वे यहाँ तक कि उनकी अस्मिता को भी समाप्त कर देना चाहते हैं। आज जो मिल मालिक हैं, वे मजदूरों का इतना शोषण कर रहे हैं कि मजदूर उनके कलपुर्जे बन करके रह गए हैं। मिल मालिकों के लिए मिल के कलपुर्जे बनकर रह गए हैं। वे इतने लाचार हो गए हैं कि मजबूरी में उस शोषण आधारित व्यवस्था में वे पिस कर रह गए हैं, और इसी व्यवस्था का ही पर्दाफाश करना यहाँ लेखक का उद्देश्य है। अगला प्रश्न, संभव को दूसरा देवदास क्यों कहा गया? तो संभव को दूसरा देवदास 2 कारणों से कहा गया। पहला कारण तो है जो शरत चंद्र जी का उपन्यास है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास देवदास, उसमें जो नायक है वह देवदास पारो के लिए दीवाना होकर घूमता रहता है। वह पारो को ढूंढता फिरता है, लेकिन उसका निश्चल प्रेम है। ठीक इसी प्रकार से इस कहानी का नायक संभव, वह भी पारो के लिए बेचैन रहता है, उसको देखना चाहता है, उससे मिलना चाहता है, और वह भी उससे निश्चल पवित्र प्रेम करता है। तो एक तो यह समानता हुई, और दूसरा कारण क्या है कि कहानी के अंत में स्वयं संभव ही जब अपना नाम बताता है तो वह कहता है संभव देवदास, यानी वह अपने आप को दूसरे देवदास के रूप में ही यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ संभव को दूसरा देवदास कहा जाना बिल्कुल ही समुचित है। आगे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है कि
निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 30 से 40 शब्दों में दीजिए। यानी ये भी 2-2 अंक वाले ही प्रश्न हैं। पहला भाग जो दिया हुआ है, आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कौन है और क्यों, तो इसका उत्तर क्या होगा? आधुनिक भारत के नए शरणार्थी वे लोग हैं जो औद्योगिकरण की आंधी के कारण अपने मूल निवास स्थान से उजड़कर शहरों में जाकर बसने के लिए मजबूर हो गए। जिस प्रकार भारत की आज़ादी के समय अनेक लोग शरणार्थी बनकर यहाँ आए थे और वे उस समय बंटवारे की वजह से मजबूर हुए थे, लेकिन आधुनिक भारत में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के भारत में ये नए तरह के शरणार्थी बन गए हैं जो कि उद्योग धंधों की वजह से अपने मूल निवास स्थान से उजड़ गए हैं और फिर ये कभी वापस भी नहीं जा पाते। तो इसीलिए उन्हें आधुनिक भारत के नए शरणार्थी कहा गया है। ये औद्योगिक विस्थापन है। अगला प्रश्न, पशु शेर के मुंह में किस कारण स्वेच्छा से चले जा रहे थे, तो इसका उत्तर है पशु शेर के मुंह में इस कारण चले जा रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास दिला दिया गया था कि शेर के मुंह में उन्हें उनकी मनवांछित वस्तु मिलने वाली है। जैसे किसी को रोजगार का दफ्तर मिल रहा था, तो किसी को स्वर्ग प्राप्त हो रहा था, किसी को घास का मैदान दिखाई दे रहा था। यानी सभी पशु अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अंदर जा रहे थे और इसका कारण था कि पहले उन्हें विश्वास दिला दिया गया, और जब विश्वास हो जाता है तो प्रमाण को कोई नहीं पूछता। तो यही वर्तमान समय में सत्ता पक्ष भी करता है कि वह पहले विश्वास दिलाता है फिर शोषण करता है। तो इस प्रकार यहाँ जो शेर है वह भी तो आधुनिक सत्ता का, आधुनिक व्यवस्था का ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 9वां प्रश्न, आज की सभ्यता हमारी नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है, आपके विचार में ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा कि आज की सभ्यता नदियों को गंदे पानी के नाले बना रही है क्योंकि हम नदियों का सही से रख रखाव नहीं कर रहे, उसमें कूड़ा कचरा डाल रहे हैं, कारखानों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ सीधा नदियों में पहुंच रहा है और हम नदियों में शव भी बहा देते हैं और उसमें नदियों के किनारे रहने वाले लोग स्नान भी कर लेते हैं। तो इस प्रकार अनेक कारण हैं जिससे कि नदियां दूषित होती चली जा रही हैं और यही कारण है कि हमारी पवित्र नदियां, जिन्हें कभी हम माँ के रूप में मानते थे, वे आज गंदे पानी के नाले बन रही हैं। तो बच्चों 2 अंक का है ये प्रश्न। आप यदि कोई 4 बातें बता रहे हैं तो वे काफ़ी हैं, जैसे कूड़ा कचरा फेंकना, नदियों में पूजा सामग्री बहा देना, रख रखाव ना करना, कारखानों का गंदा रसायन नदियों में बहा देना। अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला प्रश्न है, धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, क्या इसे रोकना संभव है, तो इसका उत्तर होगा धरती का वातावरण मनुष्य की अपनी क्रियाओं और प्रकृति से दूर होने के कारण हो रहा है। गर्म इसलिए हो रहा है क्योंकि हम पेड़ पौधों के बचाव पर अधिक ध्यान नहीं दे रहे, पेड़ काटे जा रहे हैं, नए पौधे उगाए नहीं जा रहे और उद्योग धंधे अधिक से अधिक लगाए जा रहे हैं, जिससे कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है और इसी ने वातावरण का तापमान 3 डिग्री तक बढ़ा डाला है और इसी वातावरण के गर्म होने से मानव जाति पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसे रोकना सचमुच संभव है, मगर उसके लिए हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा। जैसे कि हमें उन सभी कारणों को रोकना होगा जिससे वातावरण गर्म हो रहा है। उदाहरण के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे, कल कारखाने या उद्योग धंधे जो लगाने हैं वे उपजाऊ जमीन पर ना लगाकर बंजर जमीन पर लगाने होंगे, उनकी चिमनियाँ बहुत ऊंची रखनी होंगी ताकि वातावरण प्रदूषित कम हो। तो इस प्रकार के उपाय करके हम वातावरण को और अधिक गर्म होने से रोक सकते हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही यह प्रश्न पत्र समझ में आ गया होगा, परंतु यदि फिर भी
किसी प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसे पुनः समझाने का प्रयास करूंगी। और यदि किसी भी प्रकार की आपकी कोई समस्या है अपने पाठ्यक्रम से संबंधित तो आप मुझसे उसको साझा कर सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी आपकी उस समस्या को दूर करने का। तो बच्चों, पूरी तरह से मेहनत करते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और आपने अंत तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।